hello everyone, welcome you all on your own platform Dream Campus. We are starting the series of Science and Technology. सबसे पहले Biology section complete होगा and here is your Science mentor वैष्णवी. पहला पार्ट डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये बता दूं कि हम चैप्टर्स बायोलॉजी के अंदर कवर कौन कौन से करने वाले हैं. ठीक है. सेल जो है वो डिटेल में कराया जाएगा बिकॉज दिस फॉर्म द बेस ऑफ द बायोलॉजी. इसमें जो अदर चैप्टर्स होंगे एक तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस बारे में है. अगर क्वेश्चन पहली बार देखोगे तो ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहली बार है हमने तो कभी देखा ही नहीं है, ऐसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो सेल डिटेल में होगा. उसके बाद फर्दर चैप्टर शुरू होंगे लाइक फोटोसिंथेसिस है, वाइटामिन्स, बायो फर्टिलाइजर और ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी है. सब डिविजन्स में हम डिवीजन देखेंगे कि पर्टिकुलर थिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस. ठीक है. एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, टेक्सोनॉमी, हेरिडिटी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी. ये GS3 में कंप्लीट होगा. ठीक है. डिजीज एंड ट्रीटमेंट है, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स और ह्यूमन एनाटॉमी वाले सेक्शंस होंगे. ये एक ओवरव्यू है कि हम बायोलॉजी सेक्शंस के अंदर क्या क्या करने वाले हैं. और ये वही चैप्टर है जिसमें से PYQ ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. ठीक है. कुछ अलग से नहीं है, ये वाकई में ही जनरल साइंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. सेल पढ़ेंगे. एक बहुत सिंपल डायग्राम है. ठीक है. मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करा क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी हमें कुछ भी नहीं आता. ठीक है. और हम इसे बिल्कुल बेस से उठा रहे हैं. ठीक है. लाइक 6th क्लास के स्टूडेंट को फर्स्ट इंट्रोड्यूस होती है साइंस, तो उस तरीके से उस बेस पे लेके चल रही हूँ. ठीक है. तो बहुत सिंपल डायग्राम है. अभी इसके अंदर कुछ भी ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करी ही नहीं गई है. ठीक है. ऑर्गेनेली सेल की हम ऑर्गेनेली बोल देते हैं, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन बोल देते हैं. अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि ह्यूमन ऑर्गन के बारे में बताओ तो वो क्या बताएगा, आईज है, नोज है ना. तो ऐसी वाली चीजें. तो यही चीज थोड़ी सेल के ऑर्गेनली बोल देते हैं इसके अंदर. ठीक है. तो इसके अंदर आप देख लो, पोर्स दे रखे हैं, मेम्ब्रेन दे रखी है. ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को. ठीक है. एक इंट्रोडक्शन देते हैं. सेल्स बहुत टाइनी यूनिट्स होती हैं, बहुत स्मॉल यूनिट्स होती हैं लाइफ के अंदर. और एक बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को भी हम सेल के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं उसके अंदर. मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर, रिएक्शंस हो रही हैं, खाना बन रहा है. और एनर्जीज कैसे बन रही है, खाना मतलब इन द सेंस कि प्लांट्स के अंदर वो तो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं ना. और हम लोग क्या, हम होलोजोइक हैं तो हम अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस करते. लेकिन रिएक्शंस तो हमारे अंदर भी हो रही हैं, एनर्जीज हमें भी चाहिए कंटिन्यू करने के लिए वर्क को. So every living thing is made up of cells, starting from the blue whale, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, to the archibacteria. ये एंशियंट बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने आप को, अभी वर्ड बताऊंगी तो फिर थोड़ा डिटेल हो जाएगा, थर्मोफाइल्स बोलते हैं इसको वैसे. पर हम अभी बेसिक लेके चल रहे हैं कि अभी वॉल्केनोस के अंदर वाले ऑर्गेनिज्म को हम आर्चीबैक्टीरिया कह रहे हैं. ठीक है. ये इसमें से कुछ याद नहीं करना जो लिखा हुआ है, याद करना है जो चीज बोल्ड में लिखी हुई है. ठीक है. एवरी बॉडी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 40 ट्रिलियन सेल्स. एक डिस्कवरी पे इंफॉर्मेशन दी गई थी एक बारी, पता नहीं आप लोग देखते थे या नहीं, कि अगर एक ह्यूमन बॉडी को, बॉडी के सेल्स निकाल दिए जाए ना, वो अर्थ को 2 बार कवर कर सकते हैं. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग. डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेगी. हम ये देख रहे हैं कि अगर अमीबा सिंपल सा है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा की कोई शेप आज तक डिफाइन नहीं हुई है कि वो किस शेप में होता है. तो इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रक्चरल टाइप की फॉर्मेशन है नहीं, वो अपनी शेप को डिफाइन नहीं करता. लेकिन कुछ फंक्शंस तो वो करता है ना, परफॉर्म करता है. बायोलॉजिकल यूनिट है एक तरीके से, लिविंग है वो. ठीक है. और ये सेल्स जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है अपनी लाइफ की, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है. अब जैसे कि हमारा ब्लड टेस्ट होता है, उसके अंदर थोड़ा सा पिन करा जाता है और ब्लड आ जाता है और उसे हम स्लाइड पे लेके हल्का हल्का डॉट उस पे ब्लड के रख देते हैं. क्या हमें उस टाइम RBC दिख रही होती है या WBC दिख रही होती है? नहीं ना. तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें दिख तो नहीं रहे होते लेकिन प्रेजेंट है ऑलरेडी वहां पे. ठीक है. सेल केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सीला, इसका मतलब है स्मॉल रूम. एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, वी आर स्टडी सेल्स, इसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं, सेल्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं. देखो, है तो एक ही चीज लेकिन टर्म्स कितने सारे हो गए.
अभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज वी कॉल द स्टडी ऑफ सेल, तो सिंपल वर्ड है साइटोलॉजी, लेकिन ऑप्शन सेल बायोलॉजी भी हो सकते हैं, सेल्यूलर बायोलॉजी भी हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट थिंग इज दैट इन 1665 इंग्लिश साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने डिस्कवरी करी सेल की। पर रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले इंसान नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ ही नहीं था कि हम उसको एनालाइज कर सकें स्ट्रक्चर को, कि इस स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, ये क्या चीज़ है सेल के अंदर। पर रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली डिफाइन करा था कि ये चीज़ सेल है, ये एग्जिस्ट करती है, ये बहुत ही टाइनी यूनिट्स हैं जो एक बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अबाउट द सेल थ्योरी। अब जब सेल की डिस्कवरी करी गई, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी आए होंगे जिन्होंने सेल के बारे में और जानने की कोशिश करी होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रॉबर्ट हुक ने सब कुछ बता दिया था, नहीं ना। उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट आए, श्वान एंड श्लेडन, ठीक है। इन्होंने बताया कि सेल थ्योरी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है सेल के अंदर। इनकी थ्योरी के अनुसार ये बताना चाह रहे थे कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं, ठीक है। एक सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, और सेल अराइज होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि एक सेल है, एक क्वेश्चन था, पीवाईक्यू है, यूपीपीसीएस के पेपर में था, फ्यूजन और फिजन को लेके था तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन हम उसे इन द सेंस समझ सकते थे कि अगर हमें फिजन और फ्यूजन का मतलब ही पता होता वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आसानी से। एक टर्म होता है बाइनरी फिजन, इसका मतलब यह कि टूटना, फिजन का मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो सेल्स में मिलकर ये टूट जाएगा। कैसे, अब थी तो एक ही सेल ना, इधर समझो, ये थी तो एक सेल, लेकिन इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई, है ना, इसे लगा कि अब डिवाइड हो जाना चाहिए, अब हमें अपना नंबर बढ़ाना चाहिए, सेल की डिफ्रेंसिएशन होगी, ये अब ये वाला काम मेरे से नहीं हो पा रहा, ये वाला काम मेटाबॉलिज्म का आपको करना है, ठीक है। तो ये फर्दर जो है वो डिवाइड हो गई। अब क्या हुआ, ये सेल तो एक ही थी ना, ए सेल थी ये, तो हमने इसको, ये वाली डिवाइड होगी, ठीक है, तो हम इसको ए डैश बोल देते हैं, इसको ए डैश डैश बोल देते हैं। पर है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल ना, ये पहली सेल थी, यही दो में डिवाइड हो गई। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशंस होती है। क्रोमोसोम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बॉडी से आ रहे हैं, देयर आर मेल बॉडी एंड द फीमेल बॉडी, दोनों की तरफ से क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसीलिए वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। आइडेंटिकल फीटस कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा सेम, जो बेबी है वो पूरा का पूरा सेम होता है, नहीं। लेकिन जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ये आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ वर्ड्स तो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं करंट अफेयर में, क्लोन बोल सकते हैं हम इसे, कि आइडेंटिकल है, क्लोन है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडोल्फ वर्च्यू। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो और साइंटिस्ट भी आते हैं, कहते हैं नहीं अभी और चीज है बताने के लिए इसके अंदर। तो रेडोल्फ वर्च्यू ये कहते हैं कि सेल ट्रांसफर करता है अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हम और सिंपल कहें तो डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। एनर्जी फ्लोज होती है विद इन द सेल, और सारे के सारे सेल कंटेन करके रखते हैं सेम केमिकल कॉम्पोजिशन को। मतलब अगर ये मैं मान के चलूं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारी डीएनए की इंफॉर्मेशन, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी है वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस ही ट्रांसफर करेगा, और न्यूक्लियस को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप इस स्ट्रक्चर को सिर्फ विजुअल मेमोरी के तौर पे देखो, मैंने अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, सिर्फ एक विजुअल मेमोरी की से देख लो कि हाँ थोड़ा मोटा मोटा ऐसे दिखता है सेल, ठीक है। इसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अभी। सेल मेम्ब्रेन दिख रही है ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, रुको, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में और सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। और हाँ, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी ना सिलेबस के बारे में, जरा देख लो जाके, और उसे प्रिंट आउट निकलवा लो। इवन उसको प्रिंट आउट निकाल के हो सके तो पड़ोसियों के घर पे भी लगा दो, ठीक है, चाहे निकलते घुसते तुम्हें सिलेबस दिखना चाहिए। सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है
कि एक बार आपको सिलेबस लर्न हो जाएगा ना, या फिर आप उसे देख लोगे, तो आप जो भी पढ़ रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तो आपको पता रहेगा हाँ ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है। सिलेबस नहीं देखोगे तो फिर कुछ भी पढ़ोगे, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म क्या है सेल के अंदर? मान लो साइटोप्लाज्म सिंपली समझते हैं कि एक मैंने एक पॉलिथीन ली, उसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, और वो छोटी छोटी वो होती है ना, बीड्स होती हैं, जिनको हम अगर पानी के अंदर रखें रात भर तो वो मोटे मोटे हो जाते हैं, है ना। तो मान लो वो डाल दिया मैंने उसके अंदर, तो पूरी सेल का स्ट्रक्चर, मतलब वो बीड्स जो है वो किसके अंदर पड़ी है? पानी के अंदर। तो इसी तरीके से हम ये मान के चल सकते हैं कि वो पूरी पॉलिथीन एक सेल है, ठीक है। पूरी पॉलिथीन एक सेल है, उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, हम साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। जो बीड्स हैं उसको हम ऑर्गेनेली बोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है, पहले स्ट्रक्चर में बताया था कि ये सेल है, सेल की ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही ऐसी बाउंड्री नहीं है, फर्दर बाउंड्रीज है, क्योंकि हमें सेल को प्रोटेक्ट भी तो करना है। अपनी सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है कि कुछ भी हमने कुछ खाया या फिर कोई पैथोजन बाहर से आ रहा है अपनी बॉडी को हार्म करने के लिए, वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर ना हो जाए, ठीक है। सो पहले वो डिटेक्ट करती है, फिर ही अंदर जाने की परमिशन देती है। प्रोहिबिटेड एरिया होता है, वी कैन से दैट। सो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, और वो क्या कॉम्पोजिशन होता है? पॉलीसेकेराइड का कॉम्पोजिशन होता है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड पे भी इतना जोर मत देना, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सेल्यूलोज से बनी हुई होती है प्लांट सेल के अंदर। एक टर्म बता देते हैं कि जैसे जो अपने रुमिनेंट्स एनिमल होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई, ये लोग क्या करते हैं? चारा खाते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी चारा नहीं खा सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सेल वॉल प्रेजेंट है ना, सेल वॉल, ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाती प्लांट सेल, क्योंकि वो वही चीज तो खाएंगे जो प्लांट से आ रही है, और हमारी बॉडी के अंदर हम प्लांट से बनी हुई चीजें डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते बिना पकाए। जैसे अब पालक का सीजन बहुत चल रहा है, हर किसी के घर में साग जरूर बनता है। अब जो अपना गाय भैंस है, ये डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, उनकी बॉडी उन्हें डाइजेस्ट इजीली कर लेती है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी जो है, मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाऊंगी कि अल्फा बीटा कौन से जाके कौन सी पॉलीसेकेराइड जिसको वो करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इतना नहीं, बस इतना सिंपली याद रखो कि अपनी बॉडी उसको इसलिए नहीं कंज्यूम कर पाती क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में पहली बात तो सेल वॉल है नहीं, ठीक है। एनिमल सेल में होती ही नहीं है, लेकिन रूमिनेंट्स एनिमल है, उनकी स्टमक की फॉर्मेशन अलग तरीके से और हमारी स्टमक की फॉर्मेशन अलग तरीके से है, ठीक है। इंटेस्टाइन पे डिपेंड करता है, इंटेस्टिनल साइज ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लांट सेल से बनी हुई चीज होती है, सिंपली ओवरऑल एक लाइन में डिफाइन करा जाए तो हमारी बॉडी के लिए प्लांट्स इसलिए अच्छे हैं अगर हम कंज्यूम करें साग वगैरह, क्योंकि ये डाइजेशन अच्छे से रखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी ईसोफेगस कैनाल होती है, ऐसी कैनाल होती है, इसके अंदर से इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ताकि फॉर्मेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर वो इजीली से निकल जाते हैं। वी कैन से कि लचीलापन ज्यादा फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो गाय भैंस होती है उसके अंदर क्या होता है कि रूमिनेंट्स एनिमल है, स्टमक की फॉर्मेशन अलग तरीके से होती है, वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ आ रहा होगा ये वाली लाइन अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट इज थिकनेस की बात करें, थिकनेस तो ये अराउंड 4 से 10 नैनोमीटर्स तक होता है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैंने अभी तो एक्सप्लेन नहीं करा ना कि इसके अंदर क्या क्या है। ये मैंने एक सेल ली है, ये मान लो मैं आपका ब्लड टेस्ट कर रही हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा ब्लड लिया है, उस ब्लड के अंदर से एक सेल को मैंने निकाल लिया, उस सेल के अंदर ये रही वो सेल, ये रही वो सेल। इस सेल के अंदर अभी मैं सिर्फ बाहर बाहर वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि ये है क्या। इसको मैंने एनलार्ज कर दिया थोड़ा सा, ये एनलार्ज हो गया, तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन है। अगर एक वर्ड लिया जाए तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ये लिपिड्स हैं, लिपिड बने हुए हैं, ये लिपिड की बाइलेयर है, मतलब एक लेयर तो ये चल रही है और एक लेयर नीचे चल रही है, ठीक है। बाइलेयर 2 लेयर है, ठीक है। अब मुझे फर्दर स्टडी करनी है कि ये सेल स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या। मैंने ये वाला मॉलिक्यूल एक ले लिया कि मुझे फर्दर स्टडी करनी है कि है क्या, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया, फिर इसके बारे में स्टडी करते हैं कि
ये बताना क्या चाह रहा है, ये रहा टाइप ऑफ लिपिड। दो फैटी एसिड की चैन है, वही वाला मॉलिक्यूल उठाया है सेल मेम्ब्रेन में से, सिर्फ एक मॉलिक्यूल उठाया है, ठीक है। दो फैटी एसिड की चैन है, ठीक है। फैटी एसिड्स अगर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री याद है तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर, ठीक है। तो इसमें से भी एक चैन सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फॉर्मेशन करेगी। हेड वाला रीजन इसको हेड बोल देते हैं, इसको टेल बोल देते हैं, ठीक है। हेड वाला रीजन जो है ये हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वाटर सोल्यूबल होगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक होगा टेल वाला रीजन, मतलब दे हेट वाटर, दे कैनॉट डिजोल्व इन दी वाटर। इसीलिए लिपिड की फॉर्मेशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है कि वाटर सोल्यूबल तो बाहर की तरफ होंगे और जो टेल वाला रीजन है हाइड्रोफोबिक वो अंदर की तरफ होगा। सिंपली समझ आया कि डबल मेम्ब्रेन किस तरीके से फॉर्म हो रही है, लिपिड्स कितने टाइप्स के। देखो अगर थ्योरी लिखती बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, समझ भी नहीं आता वो चीज, डायग्राम्स के थ्रू विजुअल मेमोरी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग और सिंपल करते हैं इसको, डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि पहले लोग साबुन से कपड़े धोते थे, ठीक है। अब वो क्या करता है, डर्ट नहीं निकाल पाता, फिर हमने डिटर्जेंट्स का यूज करना शुरू करा, उसके अंदर क्या होता है, मिजल की फॉर्मेशन होती है। ये एक डर्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है मतलब ये हमने अभी बताया क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब पानी के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे। लेकिन डर्ट क्या है, डर्ट तो निकल नहीं रहा ना, तो इससे जो हाइड्रोफोबिक हेड होगा जो पानी के अंदर नहीं घुल पा रहा वो डर्ट से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। जब डर्ट से अटैच होता है तो एक मिजल की फॉर्मेशन कर लेता है कि मतलब ये बाद में जब हम कहते हैं ना कपड़े धोने के बाद काला काला पानी निकलता है, वो डर्ट की फॉर्मेशन हुई होती है उसके अंदर, है तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल ना। अब देखो मिजल जो है वो हम रोज कपड़े धोते हैं मान लो, है ना, तो मिजल की फॉर्मेशन रोज हो रही है। अब एग्जाम में वर्ड आ जाए मिजल तो हमें पता ही नहीं होगा कि मिजल क्या है, लेकिन है डेली लाइफ की चीज, ठीक है। सो फोस्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बता दिया, इनको हम पोलर हेड्स नॉन पोलर टेल्स भी बोल, मतलब जो इनकी हेड होती है वो पोलर हेड होते हैं और नॉन पोलर टेल होती है। पोलर नॉन पोलर क्या होता है हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मेम्ब्रेन के लिपिड्स तो मैंने बता दिया कि फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। थ्योरी में आने से पहले डायग्राम्स को समझते हैं, थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ आता, ठीक है। ये है पेरीफेरी पे, पेरीफेरी क्या होता है कि कॉर्नर्स, बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री पे जो प्रोटीन है उसे हम पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर है। अभी हम सिर्फ मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, अभी कौन सी स्ट्रक्चर है, ये सेल है, सेल की सिर्फ ये वाली स्ट्रक्चर, अभी हम अंदर जा ही नहीं रहे कि अंदर क्या क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सो पेरीफेरल प्रोटीन पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। इंटीग्रल प्रोटीन इस तरीके से है, ये लगा हुआ इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, ये भी पेरीफेरी प्रोटीन है। और ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये कैलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, ठीक है। और कैलेस्ट्रॉल मैंने बता दिया ये है, प्रोटीन के चैनल्स लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये लिपिड बाइलेयर है ही, ग्लाइकोप्रोटीन्स ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपली ये याद रखो पेरीफेरल प्रोटीन जो है पेरीफेरी पे होंगे और कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड्स की बाइलेयर में एम्बेडेड होंगे, और इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो एक तरीके से प्रोटीन चैनल का काम करेंगे कि कौन सी चीज अंदर आनी, मतलब सोडियम पोटेशियम के बारे में सुना होगा, उनके चैनल फॉर्म होते हैं सिंपली कि सेल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भेजना है या पैसिव ट्रांसपोर्ट से भेजना है। मतलब मान लो मैंने बर्गर खाया आज, ठीक है, बर्गर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेल देखेगी कि मेरे से कंज्यूम हो पाएंगे, मैं इसको मेटाबोलाइज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, है ना, सेल तो ये देखेगी ना पहले। तो उसी तरीके से प्रोटीन चैनल फॉर्मेशन होते हैं कि जो जो काम की चीज है वो लेनी है, जो वेस्ट है वो तो फिर वेस्ट ही है ना, फिर वो आपके आर्टरीज में जाके जमा हो जाता है। खैर वो बात अलग है, दूसरे चैप्टर की होगी। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में देखते हैं। दो टाइप के प्रोटीन है, एक्सट्रेंसिक है और इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक वही है जो एम्बेडेड है उसके अंदर। एक्सट्रेंसिक क्या है, लूजली अटैच है, ऊपर फॉस्फोरल सरफेस है, लिपिड बाइलेयर, आयोनिक बॉन्ड्स है, कैल्शियम ब्रिजेस है। बॉन्ड्स पे नहीं आएंगे, फिर ये केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है आप ये याद रखो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है लिपिड बाइलेयर पे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन जो है वो लूजली अटैच है, लूजली, ठीक है। जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो गड़े हुए हैं उसके अंदर विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो पेरीफेरल हो गए हैं। ये सब क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। 20 से 24 अमीनो एसिड्स लॉन्ग सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड वही है
जो फर्दर फॉर्मेशन करके प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड स्मॉलर यूनिट है प्रोटीन्स की, ठीक है। ये आपको डायग्राम समझा दिया, आई होप ये समझ आया है। अगर कुछ भी डाउट है ना तो पूछो उसको, अगर कोई डाउट नहीं है इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन देखते हैं कि ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू क्या है, जब हम बहुत सारे सेल को मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है। जब काफी सारे टिश्यूज को मिलाते हैं फिर क्या बनती है, मसल या ऑर्गन सिस्टम, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। सो टिश्यू फॉर्मेशन है, सेल फ्यूजन, फ्यूजन अब बताओ, मैंने फ्यूजन का मतलब आपको बताया था कि टूटना है, बाइनरी फ्यूजन, सेल दो में डिवाइड हो रही है, डिवाइड। फ्यूजन का मतलब क्या है, वो फ्यूज हो रही है, आपस में मिल रही है। तो सेल मेम्ब्रेन अलाउज द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स, कि मान लो कुछ भी खाया है, पहले तो चीज ब्लड के अंदर है, ब्लड से फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी सेल्स के अंदर, ठीक है। इंटरेक्शन होता है सेल के अंदर, कम्युनिकेशन होती है। फिर है सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल and encloses the cell and its component from the external environment. ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे ये लाइन आपको समझ आती जाएगी कि सेल एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है। मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन सेल का एक्चुअल काम क्या है, जो भी चीज हम खा पी रहे हैं उसको एक तो एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, और साथ साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने का, कि हमें कब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी तो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा ना, जो सेल के अंदर है, एटीपी की फॉर्मेशन जो हम कहते हैं। फिर एटीपी का क्वेश्चन था कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, वो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये अभी मैंने ऑर्गेनली नहीं पढ़ाया तो मैं इसे फर्दर डिटेल में भी नहीं करती अभी, क्योंकि वो आप सबको लिखा हुआ मिल जाएगा ऑर्गेनली का जब फर्दर पार्ट हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, ये आपको बता ही दिया है। अगर सेल के अंदर कुछ भी मिस फॉर्मेशन होती है, मतलब कि पैथोजन आया, उसने अपनी पहले सेल को ये लगा कि ये अपना ही कॉम्पोनेंट है, उसने ले लिया, वो अपना रूप बदल के आया, वी कैन से दैट, ठीक है। उसने अपना समझ के उसे अंदर घुसा लिया। अब वो क्या कर रहा है, उसके अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग कर रहा है, सेल को लग रहा है नहीं ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो लाइजोसोम होते हैं, वो क्या करते हैं, वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है उनके अंदर, वेजल्स फॉर्म होते हैं, और वो सेल को रप्चर कर देता है, कि खत्म कर देता है, ताकि दूसरे सेल को इससे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे कैंसर के हम बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि सेल की फॉर्मेशन बहुत ही लार्ज स्केल पे होने लगती है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है सेल का नंबर, तो इस वजह से जो है मेल फंक्शनिंग की दिक्कत आती है। तो वो भी तो है ना, देखो कैंसर है, अब कितनी सारी रिसर्च चल रही है तो सेल का पार्ट ही ना, है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आते हैं। चलो सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं अब। पहले हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद सेल वॉल। ये सराउंडेड बाय अ रिजिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल, प्रोवाइड स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन टू द सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। सो प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज प्रोटीन्स की कंपोजिशन होती है, ठीक है। फंगल सेल वॉल अलग तरीके की होती है, काइटिन या ग्लूकान्स और प्रोटीन की फॉर्मेशन से कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन ये होती है उसकी, सिंपली याद रखो, ये वन वर्ड है और ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल कंपोज होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है सेल वॉल के अंदर, ये फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। 3 लेयर, मतलब आप अगर 1 लाइन लिखी है ना मैंने, तो उसे 1 लाइन को ही याद रखो, उसके अंदर फर्दर डिटेल में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना आएगा भी नहीं। 3 लेयर सच एज मिडिल लेमिना है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, बस इतना ही याद रखो जो 1 वर्ड लिखा हुआ है। आगे सेल ऑर्गेनेली दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समझ भी नहीं आने की फिर। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी भी कोई क्वेरी है, ठीक है, या कुछ टॉपिक रह रहा है, कुछ चैप्टर रह गया है तो वो बता दो आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।